प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेस अकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक नदी अपवाह तंत्र को अध्ययन किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ को कितने नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़े। साथ ही साथ हम लोग जो छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नदियां हैं उसके बारे में देखें, उनकी विशेषताओं के बारे में देखें। ठीक है। तो इसी कड़ी में कल की क्लास के अंतर्गत एक बच्चे ने कमेंट किया है ना? उसको डाउट है कि छत्तीसगढ़ को अभी जो करंट में है उसमें अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र है उसे 4 भागों में बांटा गया है सर करके कमेंट किया गया था। तो उसको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें 4 भागों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आगामी एग्जाम पिछले जो एग्जाम हुए थे 2021 में एक एग्जाम हुआ था जिसमें से प्रश्न पूछे गए थे कि छत्तीसगढ़ के नदी अपातंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। उसमें 5 भागों में बांटा गया था, क्वेश्चन आंसर ले लिया था, है ना? तो उस समय भी 5 भागों में आर्थिक सर्वेक्षण लिया गया था, है ना? लेकिन एग्जाम में आंसर क्या लिया है? 5 भाग में लिया है। तो इस वजह से मैं आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वो सीजी व्यापम लेने वाला है ना? तो सीजी व्यापम लेने वाला है तो उसमें खिलवाड़ क्यों करूं मैं सर? है ना? इसी वजह से मैंने छत्तीसगढ़ के जो नदी अपतंत्र हैं उसे 5 भागों में आप लोगों को पढ़ाया हूं बांटकर। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। और इसी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आज की इस क्लास के अंतर्गत जो रिलेटेड है वो है जल प्रपात और परियोजनाएं। ये जो जल प्रपात और परियोजनाएं हैं यह नदियों पे ही डिपेंड होते हैं। किसी नदी को अगर देखें तो नदी को ऊपर की ओर जब गिरते हैं प्रवाह होते हुए किसी ऊंचे ढलान क्षेत्र से अगर धारा नीचे गिरती है तो उस प्राकृतिक स्थलकृतिया को हम लोग क्या देखते हैं जी? उसको कहते हैं हम लोग जलप्रपात। क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? जलप्रपात होने वाला है। क्या होने वाला है? जलप्रपात और परियोजनाएं होने वाली है। ठीक है। तो चलिए भाई, ये जलप्रपात होता क्या है उसे हम लोग देखते हैं। अगर मैं जलप्रपात की बात करूं, क्या बात करूं? जलप्रपात की। जल प्रपात की अगर मैं बात करूं तो ये जलप्रपात होता क्या है? पानी यहाँ पे स्थलाकृति के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिससे एक नदी का उद्गम हुआ है और ये जो पहाड़ी है स्थलाकृतियों में बहते हुए कुछ इस प्रकार से जाएगी। और इस पहाड़ी को जब इस पर्वत से जब गुजरे गए तो यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पे क्या होगा जी? एक ढलान नुमा क्या होगा? धारा आएगी और इस ढलान नुमा धारा से जब ऊपर से पानी जब गिरता है तो झरने के समान प्रतीत होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी? इसे ही हम लोग जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात की परिभाषा को अगर देखें तो आप कह सकते हैं जलप्रपात एक ऐसा स्थलाकृतियां है जो कि किसी ऐसे स्थान ऊंचावत क्षेत्र से पानी की धारा नीचे गिरती है और वहां पे जो प्रतीत होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है। तो जलप्रपात आपको कहां देखने को मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ के जहां पे आप लोगों को पढ़ाया गया है कि छत्तीसगढ़ की उत्तरी क्षेत्र में पर्वत पठार अधिक मात्रा में है और दक्षिणी क्षेत्र में अधिक मात्रा में है। तो जहां पे पर्वत पठार अधिक मात्रा में दिखी जाएगी वहां पे जलप्रपात अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा और जहां पे मैदान रहेगा वहां पे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा जलप्रपात, वहां पे आपको परियोजनाएं देखने को मिलेगा, बांध देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए भाई, हम लोग जलप्रपात के बारे में अध्ययन करते हैं और जलप्रपात होता क्या है उसे हम लोग देख लिए। अब कहां कहां पे यह जलप्रपात पाया जाता है उसको देखते हैं। तो जलप्रपात किसमें निर्मित होगा? नदी में निर्मित होगा। किसमें होगा? नदी में निर्मित होगा। तो हम लोग क्या पढ़े पिछली कक्षा में? नदी ही तो पढ़े हैं ना? जी हाँ सर, हम लोग नदी ही पढ़े हैं, जिसमें से हम लोग सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़े हैं ना? जी हाँ सर, हम लोग सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़े हैं। तो चलिए भाई, आप लोगों को इसी में ही बताता हूं मैं, नदी अपवाह तंत्र के ही अंतर्गत बताता हूं, जिसमें से आप लोगों को पता है कि ये जो नदी अपवाह तंत्र है, ये जो नदी अपवाह तंत्र है उसमें से अगर देखें तो उसमें अगर देखें तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला था जी? एक नदी जिसका नाम था सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी है। इसमें दिख रहा है? ठीक है। कौन सी नदी है? सोन नदी है जी। थिकनेस थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये कौन सा नदी है? सोन नदी है।
कौन सा नदी है भाई? ये है सोन नदी। ठीक, कौन सी नदी है? सोन नदी है भाई। क्यों ब्लर दिख रहा है क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है या ब्लर दिख रहा है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, लेकिन कलर बस चेंज कर दूं। ठीक, ये कौन सी नदी है? ये सोन नदी है भाई। कौन सी नदी है? ये है सोन नदी। और इस सोन नदी की भी सहायक नदी आप लोगों को पढ़ाया हूं मैं। सोन नदी की भी सहायक नदी आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं, जिसमें से अगर देखें तो सोन नदी की सहायक नदी के रूप में आप लोगों को सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया हूं जी? तो सबसे पहले पढ़ाया हूं नेउर नदी पढ़ाया हूं, और नेउर नदी के बाद आप लोगों को पढ़ाया हूं बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी पढ़ाया हूं। इसके अलावा और कौन सी नदी पढ़ाया हूं जी? तो छुरीमा तिरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है, जिसका नाम क्या है? रिहन नदी। रिहन नदी आप लोगों को पढ़ाया हूं। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ाया हूं क्या? कन्हार नदी, जो कि पंडरापाड़ से इसका उद्गम होता है। ये है कौन सा नदी? कन्हार नदी जी। और कन्हार नदी की भी सहायक नदी आप लोगों को पढ़ाया हूं जी, जिसका नाम क्या है? चनान नदी। कौन सी नदी? चनान नदी। ठीक, तो इन नदियों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। और इन्हीं संभाग से बस्तर सॉरी सरगुजा संभाग से ही यहीं पास एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कैमूर पर्वत। और इस कैमूर पर्वत से सोनहट के पठार से यहाँ पे एक नदी का उद्गम होता है, और यह कोरिया से मनेन्द्रगढ़ भरतपुर में जाने के बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार ऐसे बहते हुए ये जाते हैं जी, है ना। और गंगा महानदी में जाकर समाहित हो जाती है। उस नदी को कहते हैं हम लोग हसदेव नदी। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहीं पास मैनपाट से होते हुए यहाँ पे जाएगा, जिस नदी का नाम रहेगा क्या? मांड नदी। क्या नाम दे? मांड नदी। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा खुर्जा की पहाड़ी से एक नदी, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा ईब नदी। कौन सी नदी है? ईब नदी। चलिए भाई, अब इसका मैं नाम लिख देता हूं। अब इसका नाम लिख देता हूं। ये कौन सी नदी है? ये है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक, ये कौन सी नदी है? ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कौन सी नदी है जी? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। ठीक, बनास नदी। और ये कौन सी नदी है? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा रिहन नदी। कौन सी नदी? रिहन नदी। ये है कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। और इन्हीं की ही सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना, ये है चनान नदी। चनान नदी। ठीक, कौन सी नदी? चनान नदी जी। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये है ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। और ये है कौन सी नदी? ये है रिहंद, सॉरी ये है मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी है भाई ये, मांड नदी। इसके अलावा ये है हसदेव नदी। कौन सी नदी? हसदेव नदी। हसदेव नदी। ठीक, तो आप लोगों को सरगुजा संभाग के अंतर्गत पढ़ाना है क्या? जलप्रपात पढ़ाना है। तो जलप्रपात ही तो निर्माण होता है किसी नदी पे, तो किसी नदी पे होता है, इस वजह से हम लोग नदी को पढ़ लिए हैं, तो नदी को हम लोग ड्रॉ कर लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हुआ क्या कोई दिक्कत? ना जी ना, नहीं हुआ है हमें दिक्कत। ठीक है, तो सबसे पहले जलप्रपात की बात करते हैं। तो बनास नदी पे एक जलप्रपात का निर्माण होता है, जिस जलप्रपात का नाम है क्या? तो इस जलप्रपात का नाम आपको देखने को मिलेगा रामदाह। रामदाह क्या है? रामदाह जलप्रपात है। कौन सा है? रामदाह जलप्रपात है। ठीक, इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे कैमूर पर्वत से एक नदी निकल रही है, जिस नदी का नाम क्या है जी? इस नदी का नाम आपको देखने को मिलेगा क्या? तो इस नदी का नाम आपको देखने को मिलेगा हसदेव नदी। ये जो हसदेव नदी है, जब यह कहाँ पे आते हैं? जब यह मनेन्द्रगढ़ पे आते हैं, तो मनेन्द्रगढ़ में आने के बाद यह सबसे पहला जलप्रपात बनाएगा गवार घाट। कौन से? गवार घाट वाटरफॉल। गंवार घाट। कौन सा? गंवार घाट वाटरफॉल। इसके बाद यहाँ पे एक और वाटरफॉल बनेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? अकुर्री नाला। कौन सा? अकुर्री नाला वाटरफॉल। इसके अलावा एक और वाटरफॉल बनेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? अमृत धारा। कौन सा? अमृत अमृत धारा वाटरफॉल। ठीक है, तो आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत चार चार वाटरफॉल को याद रखना है, जिसके अंतर्गत पहला रामदाह, दूसरा आपको याद रखना है गंवार घाट, अकुर्री नाला और अमृत धारा।
ठीक। और मैं बात करूं कोरिया जिले की, तो कोरिया जिले के अंतर्गत आपको दो वाटरफॉल याद रखना है, जिसके अंतर्गत एक है नीलकंठ जलप्रपात। कौन सा है? नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ वाटरफॉल। इसके अलावा च्यूल, च्यूल वाटरफॉल। कौन सा? च्यूल, च्यूल वाटरफॉल। ठीक। तो ये हो गया कोरिया जिला भी। अब आते हैं हम लोग अगले जिले की ओर, जिस जिले का नाम रहेगा कौन सा है? ये है सूरजपुर जिला। कौन सा है? सूरजपुर जिला। और इस सूरजपुर जिले के अंतर्गत होते हुए एक नदी गुजर रही है जिसका नाम है रिहन नदी। इसी रिहन नदी पर यहाँ पे एक वाटरफॉल है, और इस वाटरफॉल का क्या नाम है? तो इस वाटरफॉल का नाम आपको देखने को मिलेगा रक्षगंडा वाटरफॉल। कौन सा? रक्षगंडा, रक्षगंडा वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? रक्षगंडा वाटरफॉल, गंडा, रक्षगंडा वाटरफॉल। ठीक है। कौन सा है? रक्षगंडा वाटरफॉल। इसके अलावा आपको और भी वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जिसमें से रानी झरिया। कौन सा? रानी झरिया, रानी झरिया। इसके अलावा तीन झरिया, तीन झरिया, ये आपको देखने को मिलेगा जी। रानी झरिया, रक्षगंडा और तीन झरिया। ठीक। ये हो गया। तो सूरजपुर जिले के अंतर्गत तीन वाटरफॉल आपको याद रखना है, रानी झरिया, रक्षगंडा और तीन झरिया। इसके अलावा आते हैं बलरामपुर में, और बलरामपुर में एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है भाई? इसका नाम आपको देखने को मिल रहा है कन्हार नदी। और कन्हार नदी एक वाटरफॉल यहाँ पे बनाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा? ताता पानी वाटरफॉल। कौन सा है? ताता पानी, ताता पानी वाटरफॉल। कौन सा? ताता पानी वाटरफॉल। इसके अलावा एक और वाटरफॉल बनेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? कोठली वाटरफॉल। कौन सा? कोठली वाटरफॉल, कोठली वाटरफॉल है जी। और ये जो चनान नदी है, इसमें एक वाटरफॉल बनेगा, और इस वाटरफॉल का क्या नाम रहेगा? पवई। कौन सा वाटरफॉल? पवई वाटरफॉल रहेगा। ठीक है। तो बलरामपुर जिले के अंतर्गत आपको तीन वाटरफॉल याद रखना है, एक तो ताता पानी, दूसरा है कोठली, और तीसरा है पवई। ठीक। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जसपुर जिला, और इस जसपुर जिले के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बात, यहाँ पे एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है? ईब नदी। और इस ईब नदी पर दो वाटरफॉल आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको छुरा, छुरा वाटरफॉल। कौन सा? छुरा वाटरफॉल याद रखना है। छुरा, छुरी, सॉरी छुरा, छुरी। एक याद रखना है आपको छुरी, छुरी वाटरफॉल। और एक ये आपको याद रखना है, कौन सा? एक याद रखना है बेने वाटरफॉल। कौन सा? बेने वाटरफॉल। छुरी और बेने वाटरफॉल आपको याद रखना है। इसके अलावा भी और वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, कहाँ का? जसपुर जिले का। कहाँ का? जसपुर जिले का। जिसके अंतर्गत आपको और वाटरफॉल के रूप में आपको याद रखना है रानी दाह। कौन सा? रानी दाह, रानी दाह वाटरफॉल। रानी दाह के अंतर्गत आपको और कौन सा वाटरफॉल याद रखना है? दमेरा भृंगराज। कौन सा? दमेरा, दमेरा भृंगराज। इसके अलावा खुड़िया रानी, खुड़िया रानी, ये आपको याद रखना है जी। ठीक। ये है जसपुर जिले के अंतर्गत वाटरफॉल। ठीक। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक और जिला बच गया है, जिसका नाम है सरगुजा जिला। और इस सरगुजा जिले में एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है मांड नदी। और इस मांड नदी पे एक वाटरफॉल बनता है जिसका नाम है सरभंजा वाटरफॉल। कौन सा है? सरभंजा, सरभंजा वाटरफॉल। कौन सा है? सरभंजा वाटरफॉल है जी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे और भी वाटरफॉल, जिसका नाम है सेदम, सेदम वाटरफॉल। इसके अलावा मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, इको पॉइंट, ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सरगुजा जिले के अंतर्गत। ठीक। ये हो गया। तो ये हो गया किस जिले, किस संभाग के अंतर्गत? ये हो गया सरगुजा संभाग के अंतर्गत वाटरफॉल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत वाटरफॉल। किसके अंतर्गत? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत वाटरफॉल देखते हैं। ठीक है भाई। तो हम लोग इनपुट कराते हैं, मैं बिलासपुर संभाग को देखते हैं।
ठीक, ये है बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। चलिए तीनों को एक ही में देख लेते हैं। ठीक, जिसमें से बात करते हैं सबसे पहले बिलासपुर संभाग की। और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आपको याद रखना है कौन सा, तो आपको ज्यादातर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो बिलासपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है और रायपुर संभाग है, ये बेसिन के अंतर्गत आती है। और बेसिन के अंतर्गत आ रही है तो यहाँ पे पर्वत पठार कम देखने को मिल रहा है। तो पर्वत पठार कम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कम वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कम वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको याद रखना है केंदई नदी पर केंदई वाटरफॉल, केंदई नदी पर केंदई वाटरफॉल, केंदई वाटरफॉल याद रखना है कहाँ पे? कोरबा पे। इसके अलावा आपको याद रखना है यही कोरबा पे आपको देवपहरी वाटरफॉल। कौन सा? देवपहरी वाटरफॉल, देवपहरी, देवपहरी वाटरफॉल याद रखना है। ये जो देवपहरी वाटरफॉल है यह चोरनई नदी पर है। किस नदी पर है? चोरनई नदी पर है। और केंदई वाटरफॉल केंदई नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है रायगढ़ में, रायगढ़ में आपको याद रखना है राम झरना। कौन सा? राम झरना, राम झरना वाटरफॉल। कौन सा? राम झरना वाटरफॉल। ठीक है, कौन सा? राम झरना वाटरफॉल। इसके अलावा आपको याद रखना है शक्ति जिला पे, शक्ति जिला पे याद रखना है दमऊ दरहा। कौन सा? दमऊ दरहा, दमऊ दरहा, दमऊ दरहा वाटरफॉल। ठीक, इसके अलावा गोदगोदा वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आगे, हम लोग बस इतना ही याद रखिएगा। कितना? बस बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आपको 4 वाटरफॉल बस याद रखिए, ज्यादा वाटरफॉल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको दुर्ग संभाग की बात करूं तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत अगर वाटरफॉल की बात करूं तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कबीरधाम जिला। और कबीरधाम जिला में आपको देखने को मिलेगा रानी दरहा। कौन सा? रानी दरहा देखने को मिलेगा। हम लोग रानी दाह अभी पढ़ के आए जसपुर जिला पे। रानी दाह, दाह हो रहा है ना, आत्मा दाह कर दिया। रानी दाह, रानी वहां पे कूद कर प्राण दिया थी, इस वजह से रानी दाह कहलाया वो वाटरफॉल जसपुर जिले में। ठीक, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रानी दरहा, रानी दरहा वाटरफॉल। कौन सा? रानी दरहा। कौन सा है? रानी दरहा है। ठीक, इसके अलावा आपको सुकमा में देखने को मिलेगा रानी दहरा। हरा, हरा कहां पे है? हरा के रूप में आपको याद रखना है कंवरधा। दाह के रूप में आपको याद रखना है जसपुर। और रानी रानी दरहा, 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 इसके अंतर्गत आपको याद रखना है सुकमा जिला। ठीक है, तो चलिए भाई इसके अलावा और बात करते हैं यहाँ पे है राजनांदगांव में आपको याद रखना है कौन सा? ठंडा पानी। कौन सा? ठंडा पानी, ठंडा पानी वाटरफॉल। कौन सा है? ठंडा पानी वाटरफॉल। इसके अलावा एक प्रश्न आपके लिए, एक महत्वपूर्ण जो वाटरफॉल है जो कि है बालोद जिला में। कौन सा जिला पे है? बालोद जिला पे है। इस बालोद जिला के अंतर्गत जो बालोद जिला के अंतर्गत जो वाटरफॉल है उसका नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों के लिए क्या है? कमेंट के लिए सादर आमंत्रित है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत। और रायपुर संभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या वाटरफॉल? सात देवधारा वाटरफॉल बल्लम देही नदी पर देखने को मिलेगा महासमुंद में। कहां पे? सात धारा। कौन सा? सात धारा, सात देवधारा है। कौन सा है? सात देवधारा। कौन सा है? सात देवधारा है जो कि आपको देखने को मिलेगा बल्लम देही नदी पर। किस नदी पर? बल्लम देही नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद जिले पे क्रम से आपको 3 वाटरफॉल याद रखना है। एक याद रखना है घटा रानी, घटा रानी। दूसरा आपको याद रखना है जतमई। कौन सा? जतमई। तीसरा याद रखना है आपको वो है कौन सा? गोदना। कौन सा है? गोदना।
ये जो गोदना वाटरफॉल है यह उद्यंती नदी पर है। किस पर है? उद्यंती नदी पर, उद्यंती अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है किसके अंतर्गत? रायपुर संभाग के अंतर्गत। रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने? 4 वाटरफॉल। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 3 वाटरफॉल और भी हैं, मैं नहीं बता रहा हूं ना। ठीक है, जो कि कंवर्धा पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको देखने को मिलेगा 4 वाटरफॉल बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। तो 4 4 8 4 12 12 वाटरफॉल आपको बस्तर सॉरी को 3 संभाग के अंतर्गत याद रखना है, जिसमें से पहला रायपुर, दूसरा है दुर्ग और तीसरा है बिलासपुर संभाग। ठीक है, सर्वाधिक वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा बस्तर संभाग में, और बस्तर संभाग के अंतर्गत आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलता है। इस वजह से वहां पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सर्वाधिक जलप्रपात देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सर्वाधिक जलप्रपात देखने को मिलेगा बस्तर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं इसी जलप्रपात को, कौन कौन सा जलप्रपात है उसको। ठीक, तो यहाँ पे नदी है जी, है ना, नदी है, उस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। इस नदी का क्या नाम है? इंद्रावती नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक, मुंगेर की पहाड़ी से, मुंगेर की पहाड़ी उड़ीसा जिला, उड़ीसा राज्य कालाहांडी जिला से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। और इस इंद्रावती नदी पे महत्वपूर्ण आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको यहाँ पे बस्तर में देखने को मिलेगा एक वाटरफॉल जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल कौन सा है? चित्रकूट वाटरफॉल है, जिसको हम लोग चित्रकूट भी कहते हैं ना, चित्रकूट या चित्रकूट। ठीक, ये है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सात धारा वाटरफॉल। कौन सा? सात धारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। ये जो सात धारा वाटरफॉल है, यह बोध घाट पहाड़ी से यह निकलती है और उसके बाद यह बनता है। और ये कहाँ पे है? ये जनरली विवादित वाला माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सात धारा वाटरफॉल जो है ना, वो बारसूल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वजह से इसे दंतेवाड़ा में ले लेते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा में नहीं है। ये जो सात धारा वाटरफॉल है, यह कहाँ पे है? ये है बीजापुर जिले पे स्थित है। कहाँ पे है? बीजापुर जिले पे स्थित है जी। ठीक, ये कौन सा है? सात धारा, सात धारा वाटरफॉल है। ठीक है, ये है। इसके अलावा इन्हीं की ही और सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है, कौन सा है? वो है चिंतावांगू नदी। कौन सी नदी? चिंतावांगू नदी पढ़े हैं ना? जी हाँ सर, चिंतावांगू नदी पढ़े। इसी चिंतावांगू नदी पे एक वाटरफॉल है, जिस वाटरफॉल का नाम है लंका पल्ली। कौन सा? लंका पल्ली वाटरफॉल। और ये जो लंका पल्ली है, ये किस में निर्मित है? ये चिंतावांगू नदी पर स्थित है, बीजापुर जिले पे स्थित है। इसके अलावा आप लोगों को क्या पढ़ाया हूं? नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत एक और, नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत एक और नदी पढ़ाए, तालपेरू नदी। और इस तालपेरू नदी के सहायक नदी बोकतुंग नदी पढ़ाए। और इस बोकतुंग नदी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है बोकतुंग, बोकतुंग वाटरफॉल। ठीक है, बोकतुंग नदी पर ही बोकतुंग वाटरफॉल निर्मित है। तो बीजापुर जिले के अंतर्गत कितने वाटरफॉल? 3 वाटरफॉल। ठीक है, वैसे निब्बी उब्बी बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हमें याद रखना है लंकापल्ली, सात धारा और बोकतुंग। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं दंतेवाड़ा जिले के, और दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत यहाँ पे दो नदियों के संगम पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सूरतगढ़। कौन सा? सूरतगढ़ वाटरफॉल देखने को मिलेगा, सूरतगढ़ वाटरफॉल। ये जो सूरतगढ़ वाटरफॉल है, यह दो नदियों के संगम पर स्थित है जी, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? दंतेवाड़ा पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं कहाँ की? इसके बात करते हैं हम लोग सुकमा जिले के। और सुकमा जिले में एक और नदी प्रवाहित हो रही है जी, जिस नदी का नाम क्या है? सबरी नदी। और सबरी नदी की ही सहायक नदी कौन है? मलगेर नदी। और इस मलगेर नदी पर एक क्या देखने को मिलेगा? एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम है मलगेर, मलगेर इंदुल।
इंदुल वाटरफॉल। कौन सा है? मलगेर इंदुल वाटरफॉल है। इसके अलावा आपको सबरी नदी पर देखने को मिलेगा सुकमा जिले में, जिसका नाम है रानी दरहा। कौन सा है? रानी दरहा। रहा, द रहा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? रानी द रहा। हरा नहीं है ये, दरहा है, दरहा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सुकमा में। इसके अलावा और देखने को मिलेगा जश सॉरी जगदलपुर में, बस्तर में देखने को मिलेगा कांगेर नदी पर, कांगेर वाटरफॉल। इसके अलावा इन्हीं की ही सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी? मुनगा बहार नदी। और इस मुनगा बहार नदी में आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा क्या? तीरथगढ़, तीरथगढ़ वाटरफॉल। कौन सा है? तीरथगढ़ वाटरफॉल है। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा यहां पास गुप्तेश्वर वाटरफॉल। कौन सा? गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। कौन सा है? गुप्तेश्वर वाटरफॉल है। हेलो, हेलो, ठीक है बेटा, क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा भतीजा है जी, उसका कॉल अटेंड नहीं करता तो बार बार वो लगाता ही रहता है ना, तो क्लास डिस्टर्ब होता है, इस वजह से उठाकर उसको बता दिया कि थोड़ी देर बाद आना है करके। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो सुकमा जिले के अंतर्गत आपको कितने वाटरफॉल याद रखना है? गुप्तेश्वर, मलेंगर इंदुल और रानी दरहा। जिसमें से गुप्तेश्वर और रानी दरहा किसके अंतर्गत है? सबरी नदी के अंतर्गत है। और मलेगर इंदुल किस नदी पर है? मलगेर नदी पर है। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए कांगेर नदी की सहायक नदी, कांगेर नदी पर भी एक वाटरफॉल है, कांगेर वाटरफॉल। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्या? इसके अलावा इनकी सहायक नदी देखने को मिलेगा मुनगा बहार नदी। और इस मुनगा बहार नदी के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल देखने को मिलेगा, लगभग 300 फीट, है ना, सबसे ऊंचा है जी, सबसे ऊंचाई से नीचे गिरता है यह पानी। कौन से? तीरथगढ़ के अंतर्गत। ठीक, और सबसे चौड़ा अगर देखें तो सबसे चौड़ा आपको देखने को मिलेगा चित्रकूट, 300 फीट, 300 फीट देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का, छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत का नियाग्रा कहा जाता है, क्योंकि यह चौड़ा है, इस वजह से इनकी तुलना किया जाता है नियाग्रा वाटरफॉल से, इस वजह से इसे भारत का, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ भारत का सबसे चौड़ा क्या है? चौड़ा वाटरफॉल है। और इनकी जो आकृति है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि इस प्रकार से नदी यहाँ पे झरने के रूप में गिरती है जी। ठीक है, इसमें घोड़े की नाल की तरह, किसकी तरह? घोड़े की नाल की तरह प्रवाहित होती है। ठीक है, ये है। इसके अलावा और कौन से जलप्रपात की बात की? और वो है यहाँ पे कांगेर वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? कांगेर, कांगेर, कांगेर नदी पर कांगेर वाटरफॉल। ठीक, ये आपको को देखने को मिलेगा। तो बस्तर के वाटरफॉल, सुकमा के वाटरफॉल, दंतेवाड़ा के वाटरफॉल और बीजापुर के वाटरफॉल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले वाटरफॉल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों को नारायणपुर में देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या क्या है जी? तो वाटरफॉल के नाम में सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे फुरसेल वाटरफॉल। कौन सा? फुरसेल। कौन सा वाटरफॉल? फुरसेल वाटरफॉल, फुरसेल वाटरफॉल। अब खुरसेल के अलावा यहाँ पे और भी दो वाटरफॉल हैं जिसको हमें याद रखना है। एक तो याद रखना है नोगो बाबा। कौन सा? नोगो बाबा, नोगो बाबा वाटरफॉल। अब एक और स्टूडेंट ने पूछा था कि मिलगुन हंदरवाड़ा, मिलकुंद हंदवाड़ा किस जिले पे स्थित है सर करके पूछा गया था, तो उसको बता दो वो नारायणपुर जिले के ही अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? नारायणपुर जिले के अंतर्गत है। क्या नाम है जी? हंदावाड़ा, हंदावाड़ा। ये ऑप्शन में लिया गया है, आंसर ले लिया गया है, सीजी व्यापक में पूछा गया प्रश्न है, हंदावाड़ा पे स्थित है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है जी। इसके अलावा आपको याद रखना है कांकेर जिला, और कांकेर जिला के अंतर्गत एक नदी पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, और वो नदी कौन सी है? दूध नदी। और इस दूध नदी पे एक वाटरफॉल निर्मित होता है जिसका नाम है मल्लाज कुड़ुप, मल्लाज
कुड़म, कुड़ुम वाटरफॉल कौन सा है? मल्लाज कुड़ुम वाटरफॉल है। इसके अलावा आपको याद रखना चर्रे मर्रे वाटरफॉल, कौन सा? चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे वाटरफॉल, चर्रे मर्रे वाटरफॉल कौन सा है? चर्रे मर्रे वाटरफॉल। ठीक, इतना आपको याद रखना है जी वाटरफॉल के अंतर्गत। ठीक है, तो आधा घंटा में हमारा वाटरफॉल खत्म हो गया। आधा घंटा में हम लोग क्या खत्म करेंगे? आधे घंटे के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे परियोजनाओं को। परियोजनाएं होती क्या है, पहले इसे बात करते हैं। तो परियोजना है क्या, किस वजह से परियोजना बनती है, सुचारू रूप से चलाई जाती है, इसे हम लोग देखेंगे। देखिए जी, एक तो होता है परियोजना, क्या होता है? एक होता है नदी परियोजना। क्या होता है? नदी परियोजना। ये जो नदी परियोजनाएं हैं, ये जो नदी परियोजनाएं हैं, ये बहुत ही उद्देश्य के साथ किया जा सकता है, जिसमें से बहुउद्देशीय उद्देश्य के लिए एक तो आपको देखने को मिलेगा पेयजल, पेयजल की पूर्ति के लिए, और विद्युत के लिए, विद्युत के लिए, सिर्फ और सिर्फ पेयजल और विद्युत के लिए, और सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, सिंचाई साधन के लिए, इसके लिए तीनों रूप में इसका परियोजना चलाई जा सकती है। जिसमें से आपको विद्युत के अलग से परियोजना, सिंचाई के लिए अलग से परियोजना, ये परियोजनाएं हैं तो चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, इस परियोजना के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलेगा? जल परियोजना देखने को मिलेगा। कौन सी? जल परियोजना। इसके अलावा विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। इसके अलावा सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना, ये सब देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, तो ये परियोजना होती क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं, है ना? तो देखिए, पानी आ रहा है जी, नदी क्या हो रही है? प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार से। अब जब हो रहा है तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में बांध डैम ज्यादा देखने को नहीं मिलता, तो आवश्यकता कहाँ है पानी स्टोर करने के लिए? मैदानी इलाका में, क्योंकि वहां पे कृषि कार्य करने के लिए, पानी पीने के लिए, पेयजल के लिए, और भी बहुत सारे हैं, उसको चाह के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे बांध का निर्माण किया जाता है, पानी के बहाव को रोकता है। तो बांध क्या है? पानी के बहाव को रोक दिया। और पानी के बहाव को जब रोकते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे क्या हो जाते हैं? जल एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे कुछ एरिया में जल एकत्रित हो जाता है। इस जल को ही हम लोग क्या कहेंगे? एकत्रित जल को हम लोग कहेंगे जलाशय। यहाँ पे क्या हो गया? जलाशय है, ये है जलाशय। ये क्या है? जलाशय है जी। ठीक है, और ये क्या है? ये है बांध। ये क्या है? ये बांध बना है। ये क्या है? बांध है। इस बांध के बनने से जलाशय का निर्माण होता है, और यहाँ पे पानी एकत्रित हो गया। इस वजह से यहाँ पे पेयजल के लिए, विद्युत विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि सिंचाई के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? परियोजना चलाई जाएगी। क्या किया जाएगा? परियोजना चलाया जाएगा, जिसे ही हम लोग क्या कहेंगे? नदी परियोजना कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। ठीक है, तो बांध के बनने से यहाँ पे और भी गतिविधियां हो रही हैं। इस वजह से यहाँ पे बांध का अगर देखें तो बांध किसी किसी पानी के बहाव को रोकने के लिए उसको निर्मित किया जाता है। बांध का निर्मित क्यों किया जाता है? पानी पानी के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है, एकत्रित करने के लिए। और एकत्रित होता है तो वहां पे क्या होता है? जलाशय का निर्माण होता है, और इस जलाशय में किसी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां पे क्या किया जाएगा? परियोजना चलाई जाएगी, जिसे ही हम लोग नदी परियोजना कहेंगे। ठीक, तो ये आपको देखने को मिल गया जी। तो इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, छोटे बड़े लघु बड़े, ये सब चलाई जाते हैं। एकदम छोटा देखने को मिलेगा, उससे बड़ा देखने को मिलेगा, और उससे भी बड़ा देखने को मिलेगा। जिसमें से अगर देखें तो यहाँ पे आपको हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की परियोजनाएं देखने को मिलेगा। सिंचाई परियोजना की बात करो तो यहाँ पे 3 प्रकार की परियोजनाएं दिखाई देगा। जिसमें से पहला परियोजना देखने को मिलेगा वो है कौन सा? वो आपको देख, छोटे से हम लोग बड़े जाते हैं, है ना? तो पहला है लघु परियोजना। कौन सा है? लघु, लघु परियोजना है। कौन सा है? लघु परियोजना।
ठीक है। ये जो लघु परियोजना है क्या है, लघु परियोजना ये सबसे छोटी परियोजना है। इससे भी बड़ी परियोजना हमें देखने को मिलता है जो कि है मध्यम परियोजना। कौन सी है, मध्यम, मध्यम परियोजना। और इससे भी बड़ी परियोजना आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा वृहत परियोजना। कौन सी परियोजना, वृहत, वृहत परियोजना। अब ये नाम से ही स्पष्ट है जी, लघु मतलब छोटा। तो लघु परियोजना की परिभाषा क्या है, तो लघु परियोजना की परिभाषा ये है कि ऐसा ऐसा परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से कम हो, 2000 हेक्टेयर से कम हो, सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से कम हो, क्या हो, 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता हो, उस परियोजना को हम लोग क्या कहेंगे, उस परियोजना को हम लोग सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे। और ऐसी परियोजना 2000 हेक्टेयर से अधिक हो, 2000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से अधिक हो, और 10,000 हेक्टेयर तक, कितने तक, 10,000 हेक्टेयर तक इसकी सिंचाई क्षमता हो, उसे हम लोग मध्यम परियोजना कहते हैं। और वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं आती हैं जो कि 10,000 परियोजना, 10,000 हेक्टेयर से, 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई परियोजना क्षमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वृहद परियोजना। तो ऐसी परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं जी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 डाटा के आधार पर। किसके आधार पर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, 2024-25 के आधार पर बताओ। जिसमें से लघु परियोजना की बात की जाए, इसकी लघु परियोजना की बात की जाए, हेलो, हाँ ठीक है ना बेटा, मैं आ रहा हूं। ठीक है, लघु परियोजना की बात की जाए तो लघु परियोजना आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये छोटा है, सूक्ष्म है, इस वजह से ये जो परियोजना है ये ज्यादा देखने को मिलेगा। और कितना ज्यादा जी, तो 2514 परियोजना आपको देखने को मिलेगा। क्या है, ये चालू है जी, क्या है, स्थापित है, स्थापित है, क्या है, स्थापित आपको देखने को मिलेगा। कितना स्थापित देखने को मिलेगा, 2514, कितना, 2514 स्थापित परियोजना देखने को मिलेगा। प्रस्तावित भी है क्या, जी हाँ, प्रस्तावित भी देखने को मिलेगा, प्रस्तावित परियोजना है। कितना प्रस्तावित है जी, तो 365, 365 परियोजना देखने को मिलेगा जो कि प्रस्तावित है जी। इसके अलावा और बात करें तो मध्यम परियोजना की बात की जाए, मध्यम परियोजना की, तो इसके अंतर्गत कितने स्थापित परियोजनाएं हैं जी, तो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको 38 परियोजनाएं। कितने परियोजनाएं, 38 परियोजनाएं। और प्रस्तावित एक भी नहीं है, प्रस्तावित एक भी नहीं है मध्यम परियोजना के अंतर्गत। वृहद परियोजना की बात की जाए तो वृहद परियोजना के अंतर्गत 8 परियोजनाएं आपको देखने को मिलेगा। कितने, 8 परियोजना स्थापित है और 4 परियोजना आपको प्रस्तावित देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा और बात की जाए तो नलकूप योजना भी है, और भी योजना है जो कि नाम है कौन सा, नलकूप योजना। ये जो नलकूप योजना की बात करूं तो नलकूप योजना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 30 परियोजना प्रस्तावित। नलकूप, नलकूप योजना, नलकूप योजना के अंतर्गत 30 प्रस्तावित है, क्या है, 30 प्रस्तावित है। ठीक है, और वही बात की जाए, एक, सॉरी, 30 प्रस्तावित बोल रहा हूं, 30 स्वीकृत है, स्थापित है, क्या है, 30 स्थापित है जी, 30 परियोजनाएं स्थापित है। और वही बात की जाए प्रस्तावित की, तो प्रस्तावित परियोजना की बात की जाए तो प्रस्तावित परियोजना आपको एक देखने को मिलेगा, नदी नलकूप परियोजना, नलकूप योजना देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए जी। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको परियोजनाएं देखने को मिलेगा, सिंचाई परियोजनाएं देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे पहली परियोजना की बात करते हैं जिसका नाम है महानदी सिंचाई परियोजना। कौन सी, हेलो, रूम में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊंगा मैं। हाँ, ओ, ठीक है, ये है
तो महानदी सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो महानदी सिंचाई परियोजना की स्थापना कब हुई है? तो 1980 में हुआ है। महानदी सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना, महानदी सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? इनकी स्थापना की बात की जाए तो इनकी स्थापना हुआ है 1980 में। 1980 से 81 में हुआ है इसकी स्थापना। ठीक है, किसकी सहायता से हुआ है? सहायता की अगर मैं बात कहूं तो यह विश्व बैंक की सहायता से यह क्या हुआ है? विश्व बैंक की सहायता से यह स्थापना हुआ है जी। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? सिंचाई क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता की अगर मैं बात करूं, क्षमता की, तो इनकी क्षमता आपको देखने को मिलेगा 2.64 लाख हेक्टेयर। लाख हेक्टेयर आपको इनकी सिंचाई क्षमता देखने को मिलेगा जी। ठीक है, यह प्रदेश का सबसे पुराना सिंचाई परियोजना है। क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे सबसे पुरानी पुरानी सिंचाई परियोजना है। सबसे सिंचाई परियोजना है। क्या है? सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, सबसे सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है, इसके अलावा अगर देखें तो यह सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है। क्या है? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है। सिंचाई परियोजना भी है। ठीक है, तो बड़ी भी है और पुरानी भी है। विशेषता के रूप में आपको याद रखना है, ये क्या है? इनकी विशेषता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 जलाशयों का निर्माण किया गया है। कि इसके अंतर्गत, इस परियोजनाओं के अंतर्गत 4 जलाशयों का रखा गया है, जिसमें से पहला अगर बात की जाए तो पहला आपको देखने को मिलेगा रुद्री पिकअप वियर। कौन सा है? पहला है रुद्री पिकअप वियर। रुद्री पिकअप वियर कौन सा है? रुद्री पिकअप वियर। कौन सा है? रुद्री पिकअप वियर। ये जो रुद्री पिकअप वियर है, ये किस जिले पे स्थित है? तो जिले की बात की जाए तो ये धमतरी में है। कहां पे है? धमतरी पे स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए, वर्ष की बात की जाए, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई है? तो ये किस वर्ष स्थापना हुई है जी? तो 1912 में। कब? 1912 में इसमें नहर का निर्माण होता है और यह पूर्ण होता है कब? 1915 में होता है। सॉरी, 1915 में होता है। मतलब इनका अगर देखे, स्थापना अगर देखे तो 1912 से लेकर 15 तक इनका क्या हुआ है? स्थापना हुआ है जी। किस नदी पर हुआ है? नदी की बात की जाए तो किस नदी पर हुआ है? महानदी पर हुआ है। कहां पे? महानदी पर हुआ है जी। किस पर हुआ है? महानदी पर हुआ है। ये जो 1912 से लेकर 1915 की बात की जाए, यहाँ पे ये क्या था? रुद्री पिकअप ईयर था। इसके बाद 1993 में, कब? 1993 में क्या होता है? 1993 में यह रुद्री बैराज में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? यह रुद्री बैराज में, रुद्री बैराज में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? रुद्री बैराज में यह परिवर्तित हो जाता है जी। ठीक है, ये जो रुद्री पिकअप ईयर है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। क्या है? रुद्री पिकअप ईयर क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। प्रथम बांध है। ठीक है, टर्म कंडीशन को समझते जाइए। प्रथम परियोजना कौन सी है? बड़ी परियोजनाएं कौन सी हैं? बांध कौन सा है? ठीक, ये आप लोगों को समझते हुए चलिएगा जी। अगली जो जलाशय की बात की जाए, वो आपको देखने को मिलेगा मुरुम सिल्ली जलाशय। क्या है? मुरुम सिल्ली जलाशय, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? माडम सिल्ली जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? माडम सिल्ली जलाशय कहते हैं। दूसरा कौन सा है? मुरुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली जलाशय, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? माडम सिल्ली, माडम सिल्ली, माडम सिल्ली जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? माडम सिल्ली जलाशय कहते हैं। आज तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो, जाऊंगा ना, थोड़ी देर में जाऊंगा भाई। आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है और घर वाले हैं, दूसरा रहता तो उठाता भी नहीं मैं। है ना, भतीजा है मेरे गांव में, उसको लेने के जाना है, इस वजह से बार बार कॉल कर रहा है। ठीक,
चले भाई, ज्यादा टॉपिक की बात नहीं करते, अपने टॉपिक में आते हैं। कौन सा है? मुरुमसिल्ली जलाशय। और मुरुमसिल्ली जलाशय की अगर मैं बात करूं तो इसका उपनाम अगर देखें तो इनका भी उपनाम आपको देखने को मिलेगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन सा है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है। बाबू छोटेलाल, छोटेलाल श्रीवास्तव, क्या नाम से जाना जाता है इसे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इनकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1923 में। कब देखने को मिलेगा? 1923 में देखने को मिलेगा जी। ठीक है। किस नदी पर है? तो सिलियारी नदी पर है। नदी की बात की जाए तो सिलियारी नदी, सिलियारी नदी, सिलियारी नदी पहले पढ़ाया हूं ना मैं, दक्षिण की सबसे पहली सहायक नदी सिलियारी नदी। ठीक है। इनका जो निर्माण है वो एल्फिंस्टन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? एल्फिंस्टन के द्वारा तैयार किया था। और ये जो एल्फिंस्टन है यह ब्रिटिश के आधुनिक तकनीकी पर आधारित यह क्या बनाया था? बांध बनाया था, जो कि एशिया का पहला साइफन बांध है। क्या है? एशिया का, एशिया का पहला, एशिया का पहला साइफन, साइफन बांध है जी। क्या है? एशिया का पहला साइफन बांध है ये। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। ये है मुरुमसिल्ली जलाशय। इसके अलावा और बात की जाए तो तीसरा जलाशय की बात की जाता है दुधवा जलाशय। कौन सा है? दुधवा, दुधवा जलाशय। ये जो दुधवा जलाशय है यह तीसरे नंबर के जलाशय है महानदी परियोजना के अंतर्गत। ठीक है। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इनकी स्थापना कब होती है? तो इनकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1962 में। किस स्थान में यह देखने को मिलेगा? तो दुधवा गांव में देखने को मिलेगा। दुधवा गांव में देखने को मिलेगा। दुधवा गांव में देखने को मिलेगा। ये जो दुधवा गांव है ये कहाँ पे है? कांकेर पे है। कहाँ पे है? कांकेर पे है। कांकेर में इसलिए बता रहा हूं दुधवा गांव क्योंकि आपको वहां पे देखने को मिलेगा मलाजकुड़ुम दूध नदी देखने को मिलेगा। मलाजकुड़ुम की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है दूध नदी। उसी पर ये दुधवा, दुधवा जलाशय, दुधवा जलाशय बना है ऐसा करके आ जाता है, लेकिन वो नहीं है, वो महानदी पर बना हुआ है। कहां पर? महानदी पर बना है, लेकिन वो दुधवा गांव में बना है जी। ठीक है, दुधावा गांव में बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक। नदी कौन सी है? तो नदी के रूप में आपको याद रखना है महानदी। अगर महानदी नहीं है तब लेना है आपको दूध नदी को। ठीक, दूध नदी को लेओगे जी। अब ये देखिए, ये दूध नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? दूध, सॉरी, दुधावा जलाशय के बारे में याद रखना है कि यह स्वतंत्रता के बाद, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद निर्मित, निर्मित प्रथम बांध है, प्रथम बांध है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद निर्मित पहला बांध है जी राज्य का, ये दुधवा गांव। ठीक है। चौथी परियोजना की बात की जाते हैं तो चौथी परियोजना के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? चौथी परियोजना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा रविशंकर जलाशय, जिसे हम लोग बोलते हैं गंगरेल बांध, गंगरेल बांध। गंगरेल बांध को किस नाम से जाना जाता है जी? रविशंकर जलाशय, रवि शंकर, शंकर जलाशय। ठीक है, कौन से नाम से? रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। ये जो रविशंकर जलाशय है यह किस जिले पे स्थित है, किस स्थान पर स्थित है? तो जिले की अगर मैं बात करूं तो जिला कौन सा आएगा? तो जिला आएगा धमतरी। कौन सा है? धमतरी है। कौन सा जिला है? धमतरी है जी। ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुई है? तो इनकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा कब? 1978 को। कब? 1978 को। ठीक। किस नदी पर है? तो नदी की अगर मैं बात करूं तो नदी आपको देखने को मिलेगा वो है महानदी। महानदी पर यह बांध बना हुआ है। ठीक। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। छत्तीसगढ़ का सबसे, सबसे लंबा बांध है। क्या है? सबसे लंबा बांध है जी। तो लंबा आप लोगों को बता रहा हूं, पुराना बता रहा हूं, बड़ा बता रहा हूं, कौन कौन सा है ये सब बता रहा हूं, है ना? तो ये आपको देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा महानदी।
कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना देखने को मिलेगा। और इस महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना की बात की जाए, महानदी कॉम्प्लेक्स महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना की बात की जाए तो इसके अंतर्गत दो परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से एक आपको देखने को मिलेगा सीकासार परियोजना। कौन सा? सीकासार, सीकासार परियोजना। दूसरा आपको देखने को मिलेगा शोढूर परियोजना। कौन सा परियोजना? शोढूर, शोढूर परियोजना। ठीक है। सीकासार परियोजना आपको देखने को मिलेगा धमतरी में। कहां पे? धमतरी में। शोढूर परियोजना आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद जिले पे, गरियाबंद जिले पे। ठीक है। सीकासार परियोजना की स्थापना की बात की जाए तो इनकी स्थापना होती है कब? तो इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1995 में। कब? 1995 में जी। वही शोढूर परियोजना की बात की जाए तो इनकी स्थापना होती है 1979 को। कब होते हैं स्थापना? स्थापना होता है 1979 को। कब होता है? 1979 को होता है जी। ठीक है। सीकासार परियोजना किस नदी पर है? तो नदी की बात की जाए तो पैरी नदी पर है। किस नदी पर है? पैरी नदी पर है। शोढूर परियोजना की बात की जाए तो यह किस नदी पर है? तो ये नाम से ही पता है जी, शोढूर नदी, शोढूर नदी पर स्थित है ये। ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जी। ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारी परियोजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही हैं, जो कि जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। इन्हीं सभी को हम लोगों को देखना है। तो चले भाई, सबसे पहली बात करते हैं सरगुजा संभाग की। सरगुजा संभाग के अंतर्गत हम लोग परियोजनाओं को देखते हैं। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपको देखना है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। कहां पे? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अगर बात की जाए तो यहाँ पे तीन परियोजना आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है झुमका, दूसरा है गोबरी, तीसरा है गेज। तो कौन कौन सा बोल रहा है मैं? झुमका, गोबरी, गेज। जब गोबर में झुमका गिरता है तो लड़की क्या करते हैं? दांत ला गेज लेनी फोड़ देते हैं। ठीक है। तो याद रखना है आपको तीन परियोजना, झुमका, गोबरी, गेज। ठीक है। इसके अलावा आपको सूरजपुर में याद रखना है महान, महान परियोजना, महान नदी पे महान परियोजना। ठीक। इसके अलावा सरगुजा जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है परियोजना जिसका नाम क्या है जी? बंकी परियोजना। क्या परियोजना? बंकी, बंकी परियोजना। श्याम परियोजना, श्याम परियोजना। कुंवरपुर, कुंवरपुर परियोजना। ठीक है। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपको कितने परियोजना याद रखना है? 7 परियोजना याद रखना है। कितने परियोजना? 7 परियोजना याद रखना जी। ठीक है। इसके अलावा अगली जो संभाग की बात करते हैं वो है बिलासपुर संभाग। और इस बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आपको याद रखना है रायगढ़ जिले के अंतर्गत खेलो परियोजना। कौन सी परियोजना? खेलो, खेलो परियोजना। और आपको कोरबा जिले के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है हसदेव, हसदेव परियोजना। बांगो बांध, कोई अनभिज्ञ नहीं होगा इस परियोजना से। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है मुंगेली जिले पे स्थित है खुड़िया, जिसे हम लोग संजय गांधी कहते हैं, खुड़िया डैम, खुड़िया बांध। ठीक। इसके अलावा बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में आपको याद रखना है घोंघा, बिलासपुर के अंतर्गत आपको याद रखना है घोंघा परियोजना। घोंघा परियोजना के अलावा आपको याद रखना है खूंटा घाट, खरंग नदी पर, खूंटा घाट परियोजना, खूंटा घाट परियोजना। खूंटा घाट परियोजना के अंतर्गत भैंसा झार परियोजना, भैंसा झार परियोजना अरपा नदी पर। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो आपको जांजगीर चांपा में याद रखना है। और जांजगीर चांपा के अंतर्गत आपको रोगदा, रोगदा। ठीक है। इसके अलावा शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। इसके अलावा आपको और एक भी याद रखना है बसंतपुर, बसंतपुर। ये क्या है? ये बैराज है जी, ये बैराज है। इसके अलावा आपको याद रखना है शक्ति जिले के अंतर्गत बैराज कलमा, कलमा, मिरौनी, 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 कलमा, मिरौनी। इसके अलावा आपको याद रखना साराडीह, साराडीह। ये किसके अंतर्गत याद रखना है? ये शक्ति जिला के अंतर्गत है।
ये किसके अंतर्गत है? ये है शक्ति जिला। ठीक है, ये है कौन सा जिला? ये है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के अंतर्गत। ठीक है, ये है रायगढ़। ठीक, ये है सरगुजा, सरगुजा जिले के अंतर्गत। ठीक, और ये आपको याद रखना है बिलासपुर के अंतर्गत, बिलासपुर जिले के अंतर्गत। कुड़िया बांध आपको याद रखना है मुंगेली, मुंगेली। ठीक है, ये आपको याद रखना है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, तो इतने सारे परियोजनाओं को आपको दो संभाग के अंतर्गत याद रखना है जी। ठीक है, हसदेव परियोजना को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ पे है, सब आंखें मूंद कर उसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि घूमने भी जाते हैं साथियों। ठीक है, यह जो हसदेव बांगो बांध है इसे हम लोग मिनी माता बांध के नाम से जाने जाते हैं, मिनी माता हसदेव बांगो बांध के नाम से जाने जाते हैं, जो कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना है। ठीक है, यहाँ पे 120 मेगावाट, 120 मेगावाट जल विद्युत का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जी। ठीक, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब आगे आते हैं कहां पे? अब आते हैं दुर्ग संभाग में। कहां पे आते हैं? दुर्ग संभाग में आते हैं, और दुर्ग संभाग के हम लोग क्या देखेंगे? परियोजनाएं देखेंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत? दुर्ग संभाग के अंतर्गत देखेंगे। अब ये जो दुर्ग संभाग है इसकी अगर मैं बात करूं, दुर्ग संभाग की, दुर्ग और रायपुर को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग को। ये जो दुर्ग संभाग की बात करते हैं तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कबीरधाम जिला, और कबीरधाम जिले के अंतर्गत बहुत सारे परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से महत्वपूर्ण है कौन सा? कर्रा नाला, कर्रा नाला। ठीक, सूतिया पाट, सरोदा, सरोदा, सूतिया पाट, सूतिया पाट, सूतिया पाट हो गया, सरोदा हो गया, और कर्रा नाला हो गया, क्षीर पानी हो गया, बेहरा खार है, ये सब आपको देखने को मिलेगा कबीरधाम जिले के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा खैरागढ़ छुई खदान गंडई के अंतर्गत सुरही, कौन सी? सुरही, सुरही। और राजनांदगांव के अंतर्गत क्या याद रखना? तो राजनांदगांव के अंतर्गत आपको याद रखना है सूखा नाला। कौन सा? सूखा नाला, सूखा नाला। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत आपको एक याद रखना है, जो कि है बैराज के रूप में मोंगरा बैराज, मोंगरा बैराज। ठीक, ये है। इसके अलावा आपको याद रखना है बालोद जिले के अंतर्गत, और बालोद जिले के अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण याद रखना है वो कौन सा है? खरखरा बांध। कौन सा बांध? खरखरा, खरखरा बांध को कल की ही क्लास में बता दिया था कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रथम और एक प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है, वो कौन सा है? खरखरा बांध। इसके अलावा तांदुला बांध, तांदुला डैम। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा गोंदली, तांदुला परियोजना आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक, इसके अलावा आपको दुर्ग में देखने को मिलेगा, और दुर्ग में कौन कौन सा है? तो दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा दो, एक तो है मरोदा और दूसरा है खपरी, मरोदा, मरोदा, और एक है खपरी। ठीक, ये आपको याद रखना है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत इतने सारे परियोजनाओं को आपको याद रखना है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है तांदुला परियोजना बालोद जिला में। प्रदेश का प्रथम नदी परियोजना स्थित है कहां पे? तांदुला नदी पर। कब? 1913 में। कब हुआ है? 1913 में, 1913 में प्रथम नदी परियोजना है तांदुला परियोजना। एक खरखरा पूर्णतः मिट्टी निर्मित जलाशय है। गोंदली जलाशय जुहार नदी पर बना हुआ है, जो कि गोंदली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत, और रायपुर संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा? तो रायपुर संभाग के अंतर्गत सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद, और इस गरियाबंद की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीका सार, सीका सार परियोजना। ये पढ़ा चुका हूं मैं, सीका सार परियोजना।
ठीक है। इसके अलावा आपको धमतरी में देखने को मिलेगा, और धमतरी में कौन कौन सा परियोजना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक तो हम लोग पढ़े रुद्री, दूसरा पढ़े कौन सा, दूसरा पढ़े हम लोग मुरुम शिल्ली, मुरुम शिल्ली, और तीसरा हम लोग क्या पढ़े, तीसरा पढ़े हैं गंगरेल, गंगरेल, और चौथा हम लोग पढ़े कौन सा है जी, चौथा हम लोग पढ़े सोढ़ुर परियोजना। कौन सी है, सोढ़ुर, सोढ़ुर परियोजना। तो चार परियोजना आपको धमतरी जिले के अंतर्गत याद रखना है, रुद्री बैराज, मुरुम सिल्ली, गंगरेल बांध और सोढ़ुर जलाशय। एक एक आपको याद रखना है गरियाबंद जिले के अंतर्गत सीकासार परियोजना। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है महासमुंद जिला, और महासमुंद जिला के अंतर्गत आपको याद रखना है कोडार परियोजना। कौन सा परियोजना, कोडार परियोजना। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है बलौदा बाजार के अंतर्गत बलार, कौन सा, बलार परियोजना, बलार परियोजना। ठीक है जी। इसके अलावा आपको रायपुर जिले के अंतर्गत याद रखना है, रायपुर जिले के अंतर्गत दो आपको याद रख लेना है, एक आपको याद रखना है समोदा, कौन सा, समोदा, समोदा, और दूसरा आपको याद रखना है पेंड्रा वन। कौन सा, पेंड्रा वन, पेंड्रा वन याद रखना है। कौन सा, पेंड्रा वन याद रखना है, पेंड्रा वन और समोदा। ठीक है, समुद्र क्या है, एक बैराज है जी, पेंड्रा वन बांध है। ठीक, कोडार परियोजना हो गया, जोंक परियोजना, ठीक, जोंक नदी पर जोंक परियोजना जी। और कोडार परियोजना को क्या कहते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है कोडार परियोजना को। ठीक है, कोडार नदी पर है ये है। इसके अलावा आपको लास्ट में बच गए हैं वो है बस्तर संभाग, और इस बस्तर संभाग के अंतर्गत जो नदी परियोजना है उसको हमें याद रखना है, कौन कौन सा है परियोजना है, तो इसके अंतर्गत भी हमें नदी परियोजना के अंतर्गत हमें याद रखना है जिले वाइज। ठीक है, जिसमें से अगर देखें तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कोसार टेडा परियोजना की, और ये जो कोसार टेडा परियोजना है ये है बस्तर जिले में, कहां पे है, कोसार टेडा, कोसार टेडा परियोजना, कोसार टेडा परियोजना ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बोध घाट परियोजना, बोध घाट परियोजना, बोध घाट परियोजना बहुत दिनों से क्या है जी, प्रस्तावित था कि यहाँ पे बोध घाट पहाड़ी के अंतर्गत बोध घाट परियोजना चलाई जाएगी। कुछ समय हुआ ही इसमें कार्य प्रारंभ हुए, है ना, बहुत पहले से ही कार्य प्रारंभ हो गया था, प्रस्तावित था, लेकिन यह सुचारू रूप से चालू नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले की बात की जाए तो कांकेर जिले में आपको देखने को मिलेगा परलकोट परियोजना। हाँ, परलकोट, यहाँ पे जलप्रपात नहीं बताया मुझे, कोटली जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा वहां, तो यहीं पास है क्या, परलकोट, परलकोट परियोजना, परलकोट परियोजना। इसके अलावा आपको बात याद रखना है इसी जिले के अंतर्गत दुधवा, दुधावा परियोजना। कौन सी परियोजना, दुधावा परियोजना किस जिले पे है, कांकेर जिले में। ठीक है, इसके अलावा खेरखेट्टा, खेरखेट्टा परियोजना। ठीक है जी, ये बस इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि बस्तर संभाग के अंतर्गत क्या है, बस्तर संभाग के अंतर्गत जलप्रपात अधिक देखने को मिलता है परियोजनाओं की तुलना में। ठीक है, तो आपको यह क्लास कैसा लग रहा है जी, रिवीजन अच्छे तरीके के साथ हो रहा है ऐसा मैं आशा कर रहा हूं, और आपका अगर रिवीजन अच्छा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। और मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट करते हैं तो और भी हमें उत्साह मिलता है, और भी अच्छे तरीके के साथ हम लोग आप लोगों को लिए प्रेजेंट करते हैं साथियों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएंगे किस प्रकार का यह क्लास रहा है, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो नए ऐसे सब्सक्राइबर, अच्छा चल ज्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इस वजह से ज्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अनसब्सक्राइबर हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वही सर्वाधिक हमारे वीडियो को देखते हैं। जो सर्वाधिक वीडियो हैं उसको सब्सक्राइबर देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन हमारे चैनल में इससे विपरीत होता है, जो हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल में कम देखते हैं, लेकिन हमारे जो
अनसब्सक्राइबर हैं, जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सर्वाधिक वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल और भी बढ़े। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।